हाईवे पर एक रफ्तार से दौड़ती स्पोर्ट्स कार, स्पीडोमीटर 150 पर, और अचानक ड्राइवर की आंखें बंद, नींद ने उसे घेर लिया। बगल में बैठा दोस्त घबराहट से चिल्लाया, भाई नींद अभी। उसकी हालत इतनी खराब कि डर के मारे पैंट तक भीग गई। उसने जोर से एक थप्पड़ मारा। तुझे चाहिए थी स्पीड और थ्रिल, ये ले। किसी तरह ब्रेक लगाई गई और कार रुक गई। बाद में पता चला ड्राइवर को एक अजीब बीमारी है, वो कहीं भी कभी भी सो जाता है, लिफ्ट में, मेट्रो स्टेशन पर, यहाँ तक कि ऊंचे क्रेन पर भी। समाधान के लिए वह डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। कौन सी पहले? पहले अच्छी। अगर तुम भावनाएं काबू में रखो, शांत रहो, तो ये बीमारी नहीं होगी। और बुरी? तुम्हारे दिमाग में अंडे के आकार का ट्यूमर है, वो भी फटा हुआ। जिंदगी का भरोसा नहीं, जो खाना है खा लो, कब तक जियोगे कोई गारंटी नहीं। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। अगले दिन वह छत पर चढ़ा और कूदने ही वाला था कि वहाँ पहले से एक और आदमी खड़ा मिला। भाई तुम भी कूदने आए हो? हाँ। क्या अजीब इत्तेफाक है। क्यों? मुझे फेफड़ों का कैंसर है, 3 साल से मैचिंग फेफड़ा नहीं मिला, हर वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जीता हूँ। तुम? वो हल्की हंसी के साथ बोला, मुझे नींद की मौत मिली है। दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर हंस पड़े। मौत से पहले हंसी का ये पल ही शायद उनकी जिंदगी की आखिरी राहत थी। 我比你还严重。 रात भर दोनों ने बातें की और कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन आमवेई अस्पताल के गोदाम के पास से गुजर रहा था, तभी उसने देखा अंदर ढेरों अनक्लेम्ड पार्सल रखे हैं। उसने मैनेजर से पूछा, ये सब क्या है? मैनेजर बोला, ये सब उन मरीजों के हैं जो लाइलाज बीमारी से मर गए, मरने से पहले क्रेडिट कार्ड फुल स्वाइप कर गए। सोचते थे जब मरना ही है तो बैंक के नोटिस की किसे परवाह। ये सुनकर आमवेई के दिमाग की लाइट जल गई। उसने सोचा, मैं भी तो वैसे ही हालात में हूँ, क्यों न मरने से पहले आखिरी बार मजा ले लूं। वो अपने दोस्त हुआंग माओ के पास गया और बोला, भाई एक ढांसू आइडिया है, बैंक से लोन लेते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। हुआंग माओ बोला, तू खुद क्यों नहीं लेता? मेरे ऊपर केस है, बैंक मुझे देगा नहीं। लेकिन सोच, हम दोनों वैसे भी मरने वाले हैं, मरने से पहले क्यों ना आखिरी बार शान से जिएं। हुआंग माओ को बात सही लगी और उसने हामी भर दी। अगले दिन दोनों बैंक पहुंचे। मैनेजर को खूब मीठी मीठी बातें सुनाई, सारी फाइलें पास हो गयी, बस पैसे मिलने ही वाले थे कि बैंक मैनेजर सब समझ गया, लोन का खेल खत्म। हुआंग माओ ने कहा, भाई ये प्लान गया पानी में, अब क्या करें? मैं तो बिना ऑक्सीजन के मिनट भर भी नहीं टिकूंगा। आमवेई ने इधर उधर नजर दौड़ाई और अचानक मुस्कुराया। नया मौका मिल गया। सामने सुपरमार्केट का बोर्ड था, रुपए डाउन पेमेंट पर शॉपिंग। आमवेई बोला, आजा भाई, तुझे असली बिजनेस सिखाता हूँ। ये सब नैतिकता वैतिकता छोड़, मरने से पहले मजा लेना सीख। हुआंग माओ की क्रेडिट कार्ड से उन्होंने सब कुछ खरीद डाला, छोटे गहनों से लेकर महंगे टीवी तक। शर्त बस एक थी, सबसे महंगा चाहिए। फिर सब चीजें आधी कीमत में ब्लैक मार्केट में बेच डाली। पैसा झरने की तरह बहने लगा। यही नहीं रुके, अब नजर गई कार रेंटल कंपनी पर। कल ही लग्जरी कार किराए पर ली, आज ही उसका रंग बदलकर बेच दी। इतना ही नहीं, अपनी इन करतूतों का वीडियो भी इंटरनेट पर डाल दिया। व्यूज और लाइक्स आसमान छूने लगे। लोग कहने लगे, वाह मजा तो है। वैसे भी क्रेडिट कार्ड का कर्ज कौन भरता है जब मौत सामने हो। लेकिन दोनों को परवाह नहीं थी। सोचा, जब पैर कब्र में है, बैंक भी क्या वसूलेगा। फिर दोनों हाईवे पर अपनी नई स्पोर्ट्स कार में रफ्तार भर रहे थे कि अचानक आमवेई को फिर से वही बीमारी पकड़ ली। हुआंग माओ की समय पर प्रतिक्रिया ने बड़ी दुर्घटना टाल दी। मौत को करीब देखकर आमवेई ने तय किया कि वह अपनी बेटी से आखिरी बार मिलेगा। वह अपनी पूर्व पत्नी के घर पहुंचा, लेकिन सास ने दरवाजे पर ही रोक दिया। वो अपनी बेटी को लेकर अफ्रीका चली गई है, एक अफ्रीकी आदमी से शादी करने वाली है। अब यहाँ से दफा हो जाओ, वरना कुत्ते छोड़ दूंगी। आमवेई खाली हाथ लौट आया। रास्ते भर उसका गुस्सा बढ़ता रहा। अस्पताल पहुंचा तो उसने निश्चय किया, चाहे जो हो, बेटी से एक बार जरूर मिलूंगा। उसने हुआंग माओ से कहा, पैसे बांट दे, मुझे अफ्रीका जाना है। हुआंग माओ भड़क गया, ये सब मेरे क्रेडिट कार्ड से किया है, हिस्सा चाहिए तो मुझे भी साथ ले चल। कुछ देर सोचने के बाद आमवेई ने मजबूरी में हामी भर दी। फर्स्ट क्लास टिकट बहुत महंगा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ जाने का टिकट खरीदा। वापसी के लिए आमवेई ने पहले ही प्लान बना रखा था। एक मूंगफली ही काफी है, सस्ता और काम का। Wer möchte denn noch einen Schluck Wein? Wir haben hier einen Chateau Neuf Pape von 1984 und einen... Ja, Sekunde, dann hole ich noch ein paar Gläser. जैसे ही विमान उतरा, दोनों सीधा बीच पर पहुंच गए। धूप सेंकी, फिर 2 लड़कियों को बुला लिया। लड़कियों को डर न लगे, इसलिए हुआंग माओ ने ऑक्सीजन नहीं लगाया। नतीजा, 2 सेकंड भी नहीं टिक पाया, हांफते हांफते बेहाल। अगले दिन उन्होंने एक कैंपर वैन किराए पर ली। रास्ते में आमवेई ने कुछ लोकल स्नैक्स खरीदे। हुआंग माओ ने चेताया, ये साफ नहीं है, खाकर मत पछताना। आमवेई ने हंसकर कहा, तू क्या जाने, शहर वाले खाकर मजे लेते हैं। पर हुआंग सही निकला। आमवेई का पेट ऊपर नीचे दोनों तरफ से बगावत करने लगा। उसे आराम करने के लिए सुनसान जगह रुकना पड़ा। हुआंग को डर लगा, बोला, ये जगह सुरक्षित नहीं, कार जंगल में ले चल। पर जंगल और भी खतरनाक निकला, ऊपर से ही गोलियां बरस पड़ी।
हुआंग डर के मारे कांप गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसने आंवेई से कहा, सो मत, मेरे साथ बातें कर। आंवेई चिढ़ गया और बोला, चल तुझे हिम्मत सिखाता हूँ। उसे क्रेन के ऊपर ले गया, ऑक्सीजन निकाल दी और बोला, अब खुद ही उतरना। हुआंग का गुस्सा फट पड़ा। काश मैं अस्पताल में ही मरता। आंवेई उसकी हालत देखकर हंस पड़ा, मगर हंसी में भूल गया कि उसे शांत रहना चाहिए। और फिर से उसकी बीमारी लौट आई। भाग्य से एक पैर स्टील फ्रेम में फंस गया और हुआंग माओ ने अपनी बेल्ट से उसे बांधकर सुरक्षित किया। एक नीचे उतर नहीं सकता था, दूसरा ऊपर नहीं चढ़ सकता था। इस तरह दोनों को टॉवर पर पूरी रात बितानी पड़ी। अगली सुबह जब मजदूर आए तभी उन्हें नीचे उतारा गया, पर बिना नींद के हुआंग माओ ज्यादा दूर नहीं जा सका। उसने कहा, थोड़ा सोता हूँ, तुम ऑक्सीजन का ध्यान रखना। आंवेई तुरंत मान गया, लेकिन आधे घंटे भी नहीं बीते, हुआंग माओ फिर से जाग गया। जैसे ही वह जाग गया, हुआंग माओ ने सोचा, चलो थोड़ी ताजगी ले लेते हैं। वह आसपास का नजारा देख रहा था कि अचानक कुछ अजीब लगा। रुक, वो क्या है? हुआंग माओ के होश उड़ गए। सोचो, बस शौच करने गया था और सामने शेर खड़ा। जैसे ही वह भागने की तैयारी करने लगा, शेर भी खड़ा हो गया। भागना अब असंभव था। हुआंग माओ ने आंखें बंद की और सोचा, जो होगा देखा जाएगा। हुआंग माओ ने महसूस किया, अब मैं फिर से ठीक हूँ। उसने आंवेई के साथ अनुभव साझा किया और खुद को बेधड़क पाया। छत पर चढ़कर उसने अपने बाकी जीवन की रोमांचक ऊर्जा का आनंद लिया। उन्होंने अपने सफर का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। व्यूज 3 लाख से भी ज्यादा हो गए और दोनों बन गए असली इंटरनेट स्टार। खराब खबर ये थी कि पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही थी। बैंक के लाखों रुपए उधार लिए थे। अब दोनों पूरी तरह बेईमानी वाले बन गए, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। मरने वाले हैं, डर किस बात का। ईंधन भरकर उन्होंने फिर सफर शुरू किया। जैसे ही 2 किलोमीटर ही चले थे, देखा कि कार में एक छोटा काला बच्चा चोरी कर रहा है। बच्चा बोला, मैं भी मजबूर हूँ। ऊपर 80 साल की बीमार माँ, नीचे 18 छोटे भाई बहन। हुआंग माओ को दिल पसीज गया, तुम भी आओ। लेकिन आंवेई ने विरोध किया। सोच रहा था कि बच्चा झूठ बोल रहा है। आखिरकार हुआंग माओ ने निर्णय लिया, बच्चे को ले जाओ, लेकिन अकेला मत छोड़ो। कुछ दिन की यात्रा के बाद वे पहुंचे आंवेई की पूर्व पत्नी की शादी में। आंवेई ने अपने हाथ में गिफ्ट लिए और उस छोटे से लड़की के पास गया, अपनी बेटी से पहली मुलाकात के लिए। आंवेई ने अपनी बेटी को गले लगाया और पूर्व पत्नी से आखिरी बार विदाई लेने का मन बनाया। इस समय आंवेई बहुत संकोच में था, लेकिन उसने अपनी बेटी से खिलौना वापस लेने की कोशिश की। पूर्व पत्नी ने तुरंत रोक दिया, यह ठीक नहीं है। जैसे ही आंवेई पर हमला होने वाला था, हुआंग माओ ने पिस्टल निकालकर उसे बचाया। पूर्व पत्नी की शादी तो बर्बाद हो गई, लेकिन आंवेई खुश नहीं था। उसका मन सिर्फ बेटी से मिलने में था। अगली सुबह छोटा काला बच्चा उनके लिए नाश्ता लेकर आया। आंवेई ने खुशी खुशी उसे अपनी बेटी के लिए रखी रकम दे दी। हुआंग माओ ने भी सीक्रेटली उसे कुछ पैसे दिए। बच्चे ने धन्यवाद में, जब दोनों झील किनारे बात कर रहे थे, चुपचाप उनकी कार चला दी। आंवेई का गुस्सा फूट पड़ा और उसने जोर से चिल्लाया। इसका मतलब था कि उन्हें अपना सफर जल्दी खत्म करना होगा और अपनी जिंदगी के अंतिम पल जीने होंगे। सौभाग्य से वे हॉप पॉइंट के पास थे। उन्होंने एक कैब पकड़ी और मंजिल तक पहुंच गए। सामने का नजारा देखकर उन्होंने तय किया कि यहाँ ही अपने जीवन का अंत करेंगे। जैसे ही दोनों अपने जीवन का अंत करने वाले थे, हुआंग माओ का पेजर बजा। इसका मतलब था कि उसके डॉक्टर ने औचित फेफड़े का दानदाता ढूंढ लिया। हुआंग माओ खुशियों से झूम उठा, अब उसकी जान बच सकती थी। लेकिन आंवेई ने शक जताया, ये सब शायद एक चाल है, हमें बैंक के पैसे चुकाने के लिए फंसाया जा रहा है। हुआंग माओ ने जवाब दिया, तू बस जलता है कि मुझे जिंदा रहने का मौका मिला और तेरे दिमाग में तो गड़बड़ है। दोनों में बहस हुई और वे अलग हो गए। हुआंग माओ तुरंत अस्पताल लौटा, लेकिन पता चला कि सारा मामला एक धोखा था। दरअसल आंवेई का डायग्नोज गलत था। डॉक्टरों ने गलती से उसका स्कैन आंवेई के साथ मिलाकर देख लिया था। आंवेई ने अपनी बंदूक फेंक दी और अपनी बेटी से मिलने का फैसला किया, लेकिन उसने देखा कि उसकी बेटी भी बार बार अचानक सो जाती थी। आंवेई डर गया, सोचा कि बेटी को भी दिमाग की बीमारी है। उसने तुरंत पूर्व पत्नी को समझाया और अपना स्कैन दिखाया। पूर्व पत्नी ने हंसते हुए कहा, बेटी में सिर्फ एक अवसादी नींद की बीमारी है, जीवन पर कोई असर नहीं, और ये स्कैन तो तेरे का भी नहीं था। ये सुनकर आंवेई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
जब आमवेई फिर जागा, वह अस्पताल में था और सामने उसकी बेटी की निर्मल मुस्कान थी। वहीं हुआंग माओ उतना भाग्यशाली नहीं था। उसकी जिंदगी के अंतिम पल में आमवेई अस्पताल पहुंचा और उसे छत पर ले गया ताकि दोनों अंतिम सूरज की किरणें देख सकें। हुआंग माओ ने ऑक्सीजन हटाकर कहा, मरना या न मरना मायने नहीं रखता, बस ये जरूरी है कि किसके साथ आखिरी पल बिताओ। दोनों वहीं गिर पड़े, एक हमेशा के लिए और दूसरा सिर्फ एक सपना था। आमवेई ने अस्पताल की मिस्टेक क्लेम छोड़ दी क्योंकि यह गलत डायग्नोसिस उसके जीवन का सबसे सुंदर अनुभव बन गया।